बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस ऑनलाइन प्लीज दोबारा से जरा सा वो जो बातें हमने की है वो रिपीट टेलीकास्ट कर देंगे हम। हमने कोई बातें की ही नहीं है। आ जाओ AV123, ये EA कोई है, नाम नहीं इनका आ रहा। जिशान अली, हसन तारिक, अहमद जुल्फ़िकार, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। कासिम शुजा, ये देखो यार जबरदस्त बच्चे हैं, इन्होंने फौरन AV123 लिखा। मैं आप लोगों से इसलिए मोहब्बत करता हूँ, और इसलिए अभी आपको नहीं अंदाजा होगा क्योंकि माँ बाप कह रहे हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। मेरी माँ मुझे कहती है आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं करती हूँ तुमसे, मुझे मुझे परवाह भी नहीं। वो तो जब मैं बड़ी उम्र का हुआ और मैं बाप बना, और जब मेरे बेटे ने मेरे ऊपर पाँव रखा, तो फिर मुझे समझ में आया कि मैं अपने अब्बा पे कैसे पाँव रखता था। तो अभी आपको नहीं अंदाजा होगा कि हम आपसे जो कह रहे हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी इज्जत करते हैं, वजह बता रहे हैं। वजह ये बता रहे हैं कि लकीली या तो आपने जान के ये फैसला किया है, या आपके वालिदैन ने आपको गाइड किया, आपने बहुत जबरदस्त फैसला किया। खास तौर पे मैं उससे बात कर रहा हूं जिसके पास कोई सिफारिश नहीं है और जिसके पास नौकरी हासिल करने का कोई जरिया नहीं है और जिंदगी गुजारने का, पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है। उसके लिए मैं खास तौर से कह रहा हूं कि वो अगर यहाँ पे डट के मेहनत कर लेगा तो उसकी जिंदगी जो है उसको इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एक तो ये तालीम बड़ी तगड़ी है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई आपको ये दिखा रहा है कि मेहनत नहीं करनी और जी फला सब्जेक्ट बड़ा आसान है, तो मेरा ख्याल है कि वो आपसे मुखलिस नहीं। जितना आसान ये नहीं है, मैं अभी आपको यहाँ पे एक सवाल आया है बड़ा, जी लिखो, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ी हुई है ना, अभी मैंने जो सफ़ा खोला हुआ था ना, ये देखिए ये इंग्लिश में है। ये ये एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ें। मैं चाहता हूँ आप इसको पढ़ लें, क्योंकि आप सब ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश में है। और फिर अंदाजा करेंगे कि कितना ये मैं जरा बंद कर रहा हूं। ये सबसे बड़ा जा रहा है, इनफोर्सेबिलिटी सबसे बड़ा जा रहा है ना। ये यहां तक पढ़ लें, सिर्फ पढ़ लें इसको। नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब बेहतर हुआ, कट गया। अब ये तो ऐसे ही आएगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ता हूं ना, तो फिर मैं उस जगह से हट ला दूंगा। तो रेडी। अब ये पहले ही जुमला देख लें, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इंग्लिश में लिखा हुआ है ये तो आपको पता चल गया क्या कि हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट है। लेकिन लेकिन इसके पीछे कहानी है पूरी। अभी वो कहानी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर आप इसको आगे जब पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि जुमले का मतलब क्या है। तो ये तो सरसरी तौर पर चल रहा है। एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन इज सेड टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस, and in case of default by either of them must intend to sue. For an agreement to be enforceable by law, there should be a legal obligation instead of social, moral or religious obligation. तो आधे आधे वक्त में तो बंदा भूल ही गया कि क्या कह रहा था ये। किसी को समझ आया है? अम्मी कभी भी थोड़ी रोटी पका के देती हैं तुम्हें, हमेशा पूरी पकी हुई देती है ना। तो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। हालांकि तुमने सही कहा है ना, बोलोगे तो बात समझ में आएगी कि आपने जो बात की कि मुझे थोड़ा समझ में आया है, वो थोड़ा समझ में आने ही खतरनाक है। जब तक पूरी बात समझ में नहीं आएगी पेपर नहीं निकलेगा। हालांकि इंग्लिश में। अच्छा इधर देखें, इन ये वाला पैराग्राफ, इन केस ऑफ अ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स द यूजुअल प्रिजम्पशन is that the parties do not intend to create legal relationship. But in commercial or business agreements, the usual presumption is that parties intend to create legal relationship unless otherwise agreed upon. अब जो भाई कह रहा था कि आसान है, उसे ले आओ। पेपर पास किए हुए को ले आओ। मैं पूछ लेता हूं। कैसे पूछ लेता हूं? सुनो, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? ये गलत जवाब है।
कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, ये देखें, 2 का H है, ये है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये है डेफिनेशन। वो नहीं है जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। अब जब डेफिनेशन पता चल गई, एग्रीमेंट किसे कहते हैं? दो पार्टीज एग्री करें, एग्री, वही तो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट कहते हैं किसको है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तुम्हारा पहले पढ़ा हुआ है स्टडी टेक्स्ट से, मैं बता रहा हूं ना तुम्हें, मैं दिखा भी देता हूं। लेकिन ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है वो उसकी जर्नल डेफिनेशन है। ये 2 का ई, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब प्रॉमिस किसे कहते हैं? वादा, वो जो निभा सका ना, मैं ना वो वादा निभा सका। तो अभी मैं तंग नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ इनकी बात का एक जवाब देने की कोशिश की है कि जो साहब भी ये कह रहे हैं कि ये बी लॉ बहुत आसान सब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता कि कैसे कह रहे हैं। अब मैं आपको अपनी अम्मी की एक बात बताता हूँ, वालदा की। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो जो बातें करती थी वो फिर बाद में पता चला कि बहुत, पता नहीं कहाँ से उन्होंने ये विजडम ली। वो कहती थी कि कोई चीज महंगी नहीं है और कोई चीज मुश्किल नहीं है, और हर चीज महंगी है और हर चीज मुश्किल है। ना लिखना आए तो ए लिखना मुश्किल है, और आए तो पीएचडी का स्कॉलर बन जाता है बंदा। ना हो तो 5 रुपए की टॉफी नहीं खरीद सकते, और हो तो 2.5 लाख रुपए का पर्स खरीद लेते हैं। तो आसान उसके लिए है जिसने सीख लिया, जिसने सीख लिया। और सीखेंगे कैसे? इसके लिए मेहनत चाहिए होती है। इसके लिए अगर कोई शॉर्टकट्स बता रहा है तो जितने बड़े लोग दुनिया में गुजरे हैं उनसे पूछ लीजिए। मैं आपको हो सकता है बुरा लगूं, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि मेहनत के बगैर आप मुश्किल ही कोई अपने लिए बेहतर मामलात कर सकते। हमारी जिंदगी के दो पहलू हैं, एक हमारी, हाँ, एक मैं, हम हूं, मैं हूं, हर मैं, आप है ना, एक आपकी एक शख्सियत है। आसान काम है सीधे रास्ते पे चलना। जो काबू पा लेता है, मैं इसको कोई नाम नहीं दे रहा, हालांकि इस्लाम में इसका नाम नफ्स रखा गया है, मैं इसका नाम ये दे रहा हूं कि आपको समझाने के लिए कि क्या ये मोबाइल मुझे कंट्रोल करता है या मैं इस मोबाइल को कंट्रोल करता हूं। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। अगर आप मोबाइल को कंट्रोल करते हैं तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। लेकिन अगर ये आपको कंट्रोल कर रहा होगा, और ये मैं सिर्फ एक मिसाल ले रहा हूं, मेरा सोने का दिल चाह रहा है, हालांकि मुझे उठना है, मुझे क्लास में आना है, मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरा पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा। हर जगह पे आपको अपने एक अंदर लड़ाई करनी पड़ेगी। आपने फैसला तो कर लिया सीए करने का, और बहुत अच्छा फैसला किया है, मैं बड़ी उम्र का होकर पूरी उससे बात कर रहा हूं, लेकिन अब आप मेहनत करना सीखें। और ये ना कि मैं 4 सब्जेक्ट लूंगा। आप ओएमएस बनाइए, 1 हफ्ते का अपना, 2 हफ्ते का टाइम टेबल बनाइए, पूरा अपनी जिंदगी का पैटर्न बनाइए, फिर खुद फैसला कर लीजिए कि मुझे 4 सब्जेक्ट देने चाहिए या नहीं। जिन्होंने 4 सब्जेक्ट उठाए हैं पीछे से मालूम कर लीजिए उनका क्या हुआ है। अब अगर कोई मेहनत किए बगैर मुझ पर एतमाद करके बात करनी है, तो मैं ये एक जनरल मशवरा दे रहा हूं। जनरल मशवरा का मतलब ये है कि मैं स्पेसिफिक कोई मशवरा नहीं दे रहा कि मैं आपको जानता तो नहीं हूं ना, हो सकता है आप पढ़ने में बहुत अच्छी हो, आपने सारे ए स्टार्स लिए हुए हो, आप 90% की स्टूडेंट हो इंटर की, मुझे नहीं पता। लेकिन जिन लोगों को मैं पढ़ाता हूं उनकी 90% को मैं ये कह रहा हूं कि वो 2 से ज्यादा पेपर ना लें। फिर दोबारा सुन लो, फिर दोबारा सुन लो। देखो, आप 4 पेपर लेना चाहते हो, आप 4 पेपर लो। आप 4 पेपर में 4 पेपर की मेहनत करोगे ना, अगर आप मेरी बात मान लो तो आप 4 पेपर की मेहनत में 2 पेपर कर लो। ये मेन वजह है सीए से भागने की। एक दफा आप 2 पेपर में वो मेहनत सीख तो लो,
उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर कहां जा रहा है, नेक्स्ट सेमेस्टर में 4 कर लेना। फला ने 4 कर लिए, भाई फला तो बहुत पैसे वालों के घर में पैदा हो गया, फला फकीर के घर में पैदा हो गया, ना आप फकीर के घर में पैदा हुए, ना आप फला के घर में पैदा हुए, तो आप फला की बात क्या कर रहे हैं? जी फला कह रहा था कि जी, बच्चे कह रहे थे कि जी लॉ बड़ा आसान है। भाई होगा आसान, आप सीख लें, आपके लिए आसान हो जाएगा। तकरीर खत्म। एक आंसर है मैं, यानी मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए मैं बात किया करूंगा फेसबुक पे, आप क्लास में नहीं करूंगा। दूसरा है सब्जेक्ट, जी सब्जेक्ट क्या है, क्या सब्जेक्ट है जी? देखिए, ये सब्जेक्ट बिजनेस लॉ में ये चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। हालांकि ये देख सकते थे आप, ऑफर एक, मेहनत से नहीं डरें, हम हाजिर हैं आपको हेल्प करने के लिए, कदम कदम पे आपको। हम आपसे ये कह ही नहीं रहे कि आपकी बहुत अच्छी अंग्रेजी हो, हम आपसे ये कह ही नहीं रहे कि आपकी बहुत अच्छी उर्दू हो। आप जैसे भी हैं ना, सिर्फ रेगुलर हो जाएं, तो आपसे आपके लेवल की मेहनत कराऊंगा। आप ये बात समझ गए? आप एक दफा हिम्मत करके आ गए ना, अब आप हिम्मत करके मेहनत कर, मैं आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा, जो आपका लेवल है उसी के लेवल से मेहनत कराऊंगा। लेकिन जब आप कोच की बात मानेंगे तब ना। ये टोटल जनाब देखने में तो तकरीबन 18 चैप्टर बनते हैं, लेकिन ये 2 चैप्टर, ये 18 नहीं है। ये देखिए, ये एक चैप्टर है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट 2, डाटा प्रोटेक्शन 3, इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम 4, कंपटीशन एक्ट ए कैपिटल से आएगा 5, आर्बिट्रेशन एक्ट 6। ये इन 3 में 6 चैप्टर्स हैं। ये जो चैप्टर्स हैं ये मैं कराऊंगा, और यहां तक मैं कराता हूं। ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये 2-2 सफ़े के हैं, और बहुत लेटेस्ट डाले हैं, ये भी 2-2 सफ़े के हैं। और हो सका तो मैं ही करा दूंगा तारिक टोनियो साहब से पूछ के, अगर मैंने इनकी तैयारी कर ली तो, और नहीं तो फिर ये तारिक टोनियो साहब कराएंगे ये 4 चैप्टर्स। बाकी ये जो सारा है 1 से लेके ये 15 तक, ये सारे मैं चैप्टर्स कराऊंगा आपको, और ये लास्ट का 18वां चैप्टर भी जो है ये मैं ही कराऊंगा। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं, ताकि 1 मिनट मैंने तुम लोगों की कम्युनिकेशन रोकी हुई है, किसी ने कोई बात करनी है तो कर ले। देखो, हमें करना कैसे होगा, सीखना कैसे होगा। सबसे पहली बात मैंने आपसे की है, जो कि आपका आज का सबसे बड़ा लेसन है, कि कोई भी चीज करने लगो तो उसके मुतालिक थोड़ा सा पहले मालूम कर लो। जैसे चैप्टर 2 में पहले पढ़ाऊंगा, चैप्टर 1 लीगल सिस्टम है, वो मैं बाद में करूंगा, बीच बीच में बातें करूंगा, लेकिन चैप्टर 2 से मैं शुरू करूंगा। ये मैंने आपको अगली क्लास के लिए, कल के लिए बता दिया, चैप्टर 2। और वो जो आपका ग्रुप बना है उसमें फिर आज हम कोशिश करेंगे कि आपको नया स्टडी टेक्स्ट का वो सॉफ्ट कॉपी भेज दें, और इनकी भी जो चीज़ें हैं वो भी आपको भेज दें, जो ऐसे स्टडी टेक्स्ट है और बेयर एक्ट है। अच्छा, देखिए, पहली चीज हो गई प्री क्लास, 5 मिनट्स। 5 मिनट हर कोई निकाल सकता है। 5 मिनट में क्या करना है, सिर्फ देख लेना है कि आज सर कराएंगे क्या, तो ये काम तो आप कर सकते हैं। एक नंबर 2 काम जो है, ये सबसे जबरदस्त काम है, और ये आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ये है अटेंड क्लासेस अटेंटिवली। और इसी से एसीए बन गया, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। ये मेन काम है आपका, अटेंड क्लासेस अटेंटिवली। इसमें आपको जो बात समझ में नहीं आएगी वो उसी के वक्त पूछेंगे आप ऑनलाइन वाले भी उसी वक्त पूछेंगे, आप भी उसी वक्त पूछेंगे। आपके पूछने का अंदाज ये होगा कि जी, जैसे ऑब्लिगेशन का लफ्ज आया था, तो आपने ऑब्लिगेशन का OBLG लिखा और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, शॉर्ट में आपने डाला, मैंने देखा, मैं समझ गया कि ऑब्लिगेशन का मैंने नहीं पता। लॉ के मुतालिक मैं बता रहा हूं कि लॉ इज नथिंग बट गेम ऑफ वर्ड्स। आप लफ्ज लफ्ज जोड़ेंगे। अभी आपने देखा कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना कितने अरसे से, लेकिन इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही बिकॉज इंग्लिश फॉर लॉ इज डिफरेंट। लॉ इज इन इंग्लिश, बट इंग्लिश फॉर लॉ इज डिफरेंट। और वही चीज अब आपने सीखनी है। और क्यों आपने सीखनी है? क्योंकि अब आपकी जिंदगी में, और जब आप फर्म में जाएंगे, तो आपको ज्यादातर लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ वास्ता पड़ेगा।
तो आपका लॉ जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको लॉ सिखाया जा रहा है। आपको एडवोकेट नहीं बनाया जा रहा, बट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब आपका लीगल डिपार्टमेंट आपसे बात कर रहा होगा, जब आपके पास लीगल पेपर्स आ रहे होंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट लिखे जा रहे होंगे, जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट है। आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, इसलिए आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अटेंड क्लासेस अटेंटिवली में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यानी हम क्यों क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, हम याद करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हालांकि मैं कराऊंगा, लेकिन आपका टोटल फोकस होगा अंडरस्टैंडिंग पे। अगर आपको क्लास में समझ में नहीं आ रहा तो फिर ये मेरी नाकामी है। एक दफा, दो दफा, 10 दफा आप पूछें, यहां तक कि मैं आपसे कहूंगा अच्छा ठीक है हम इसको बाद में बात करते हैं, मैं देखूंगा कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा, बाकी क्लास में समझ में आ गया है। लेकिन जब तक आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे मेरी जान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग मेरे उस्ताद मसूद साहब, जिनके वजह से मैं आज यहां खड़ा हुआ हूं, उनका वर्ड है, लॉ इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग। लॉ और कुछ है ही नहीं सिवाय इसके कि आपको एक दफा समझ में आ जाए। आपको समझ में आ गया तो आप समझिए कि फिर आप लिख लेंगे। लोग कहेंगे आपको ड्राफ्टिंग सीखो, ड्राफ्टिंग बार सुनेंगे ना आप, भाई पहले अंडरस्टैंड तो कर लो ना, फिर ड्राफ्टिंग करना। अब जब अंडरस्टैंड करेंगे तो इसमें मैं आपको हेल्प आउट करूंगा। इसमें आपका इंग्लिश जानना जरूरी नहीं है, यानी आपकी हमारे उर्दू मीडियम के बिल्कुल बच्चे जो कि गांव के पढ़े हुए लोग आते हैं, जिनकी जबान भी उर्दू नहीं होती है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर जाते हैं सिर्फ मेहनत की बुनियाद पर। पूछने वाले बने आप, पूछने से नहीं हिचकिचाएं। शर्म आ रही है क्लास के बाद पूछ लें, मैं अवेलेबल होता हूं। मुझसे जान पहचान बना लें, मुझसे अच्छी रेपुटेशन बना लें, मैं आपको क्लास के बाद भी आपको समझा। अगर आपको मैं जानता नहीं होगा, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। आप मुझे शो करेंगे कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप रेगुलर हैं, तो फिर आप सर आंखों पे बैठेंगे। मेहनत करने वाले की इज्जत है, दुनिया में देख लें। वालेकुम अस्सलाम। अब अंडरस्टैंडिंग के बाद मरहला आता है शॉर्ट पॉइंट्स का। शॉर्ट पॉइंट्स, क्योंकि हम पूरी किताब याद नहीं कर सकते, तो ड्यूरिंग लेक्चर ही शॉर्ट पॉइंट्स बनेंगे, जिन्हें मैं जंबील बोलता हूं, कोई इसको माइंड मैप कहता है, कोई इसको रिवीजन किट कहता है। ये एक्चुअली आपको याद करना है। ये तो पूरी बुक होगी ना, ये अंडरस्टैंडिंग पे तो बुक है, स्टडी टेक्स्ट। कोई नोट्स आपको नहीं चाहिए किसी के। जिन्होंने नोट्स बनाए हैं उन्होंने स्टडी टेक्स्ट से बनाए हैं। तो मैं अगर आपको स्टडी टेक्स्ट सिखा रहा हूं तो इससे अच्छी और क्या बात है। हमारा पिछले दफा मेरिट आया है, और उसकी सिर्फ वजह यह है कि हम पूरा स्टडी टेक्स्ट पढ़ाते हैं, और एक एक लफ्ज पढ़ाते हैं, और एक एक लफ्ज समझाते हैं। और मजे की बात है कि पूरा स्टडी टेक्स्ट याद करना जरूरी नहीं है, इट्स अ वन टाइम थिंग। रीड करें, और इसलिए रीड करें कि सर से पूछना है। इससे आसान और क्या बात होगी। भैया आपको सिर्फ रीड करना है, और रीड करके आपको निकालना है कि यार ये जो सर लिखा हुआ है लफ्ज, ये जो जुमला है, ये समझ में ही नहीं आ रहा। क्लास में भी मैं करता हूं, क्लास के बाहर भी करता हूं। ये जो शॉर्ट पॉइंट्स बनेंगे, ये कुछ शुरू में तो मैं आपको दे दूंगा बना के, लेकिन असल मेहनत आपकी है। ये यार मुझे अपनी जंबील भेज दो, भाई तुम क्या कर लोगे उसकी जंबील का। यानी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मुझे गाड़ी चलाते हुए आप देख रहे हैं, मुझे जहाज चलाते हुए देख रहे हैं आप। भाई आप जब खुद बनाएंगे ना, तो फिर वो काम की चीज है आपके लिए, और ये साथ साथ बनानी है। अब ये शॉर्ट पॉइंट्स जो हैं, ये फौरन याद करने हैं, याद उर्दू में लिख रहा हूं, याद करने हैं। आधे ज्यादा क्लास में हो जाएंगे। देखिए स्टेज 1 प्री क्लास आप देख के आ गए। स्टेज 2 में हम कह रहे हैं अंडरस्टैंड करना है। स्टेज 3 जो है वो है शॉर्ट पॉइंट्स बनाना। स्टेज 4 जो है वो इसको लर्न करना, यानी कि याद करना सिर्फ पॉइंट्स को। स्टेज 5 है रीड स्टडी टेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। जिसने ये कर लिया उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली, क्योंकि एमसीक्यूज भी इसी से आएंगे। द मोर यू रीड द बेटर यू राइट। और मजे की बात यह है कि स्टडी टेक्स्ट जब आप रीड कर रहे होंगे तो आपको रिटेन करने की जरूरत नहीं। इससे ज्यादा आसान काम क्या है। अब मामला क्या आएगा, अब आएगा छठा काम,
और वो है हाउ टू राइट, क्या लिखना है और कैसे लिखना है। इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। अगर आप मुझे इजाजत दें, देखिए ये इस तरह का एक सवाल मैं आपको गूगल पे भेजूंगा, और इस दफा हमने रखा है कि हम शुरू से क्लास टू क्लास, 2 क्लासों के बाद वीक टू वीक हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने 25-26 के करीब से ज्यादा की होंगी, लेकिन ये सिर्फ वही काम कर सकेंगे जिन्होंने वो पिछली 5 स्टेजेस की हुई होंगी, वरना आप ये नहीं कर सकेंगे। ये एक सवाल है, देखिए जैसे आप मिसाल के तौर पे, साइमा बिल्डर्स ऑफर्ड टू सेल देयर फ्लैट्स टू मुस्तजाब फॉर रुपीज पता नहीं 10 million. Mustajab accepted the offer and sent a check of rupees 5 lakh with a stipulation to pay the balance after possession. With reference to the Contract Act, discuss relevant laws। 4 नंबर का है। अब ये सवाल आपको गूगल क्लासरूम में बनाऊंगा, उस गूगल क्लासरूम में आपको ये सवाल आएगा, अपनी कन्वीनियंट टाइम पर एग्जामिनेशन सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक टाइमिंग को पूरा मैं बताऊंगा। उसी के लिए मैंने कहा कि यूट्यूब पर जाकर ड्राफ्टिंग रूल्स देख लें। ये पहले दिन से, पहले हफ्ते से आपकी रिटर्न प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। इसके थ्योरेटिकल सवाल भी होते हैं, मिसाल के तौर पर डिफाइन ऑफर, ये मैं नहीं दूंगा, ये बहुत आसान सवाल है, ये तो बच्चों वाले सवाल थ्योरी के आते हैं। मैं आपको ये लिखना सिखाऊंगा कि ये एक ऐसी चीज है जो अगर आपने सीख ली तो आपके आगे के जितने भी थ्योरी के पेपर्स हैं और प्रैक्टिस के सवालात हैं वो सब समझ में आना शुरू हो जाएंगे। पेपर में हम फेल इसलिए होते हैं कि हमें सवाल समझ में नहीं आता। ये एक ऐसी स्किल है। अब ये देखिए, इस तरह मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर हम कॉपीज लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि लोगों ने किस तरह आंसर्स लिखे हैं और कहां उन्होंने सही लिखा है, कहां उन्होंने गलत लिखा है, ये नॉट नीडेड है, ये क्या किया है इन्होंने। और इस तरह आप दूसरों के आंसर्स, दूसरों की गलती से ये सीखेंगे कि हमें कैसे लिखना चाहिए। इतना लिखने के बावजूद ये फेल है, हालांकि 3 बातें ऊपर की सही लिखी हैं। ये इस तरह मैं चेक करता हूं वर्ड बाय वर्ड। क्लैरिटी नीडेड, ये जो आपने लिखा है वाई, मैं पूछ रहा हूं क्यों लिखा है, एग्जामिनर क्लियर नहीं, एग्जामिनर प्रेजेंटेशन का इशू है इनको। तो ये हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपने अपना स्टाइल डेवलप करना है। तुम दोनों बहने हो, अगर नहीं भी हो, दोस्त हो, साथ बैठी हुई हो, लेकिन पेपर में तुम एक अलग तरीके से सोचती हो, ये अलग तरीके से सोचती है। तुम्हारे आंसर का जवाब देने का अंदाज अलग होगा, इसका अलग होगा। दोनों को अपना अपना स्टाइल सीखना चाहिए। अब तब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे ना, आपने बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरी बातें मुश्किल लग रही तो आई एम सॉरी। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, हालांकि मुझे पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं जरा पहले आपको एक चीज दिखा दूं। देखिए ये मैं फेल होना पहले बता देता हूं। मैं ड्राफ्टिंग में इतनी दफा फेल करता हूं कि लड़के को फेल होना आ जाता है। जिसको फेल होना आ गया वो फेल नहीं होगा ना फिर, एज सिंपल इज दैट। मैं पढ़ाने की बजाय आपको यह बता रहा हूं कि आई कैप मैं आई कैप को क्यों नहीं बुरा भला कहता, मैंने कभी आज तक नहीं कहा। इसलिए कि 6-6 दफा फेल वाले लोग अल्लाह के फजल से हमारे पास आए, हमने एक तरतीब से मेहनत की और वो पास हो गए। अब ना वो पास होता तो अब मैं कुछ उसको कहता ना। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक उन तरीके से काम करें जैसे वो हमें बता रहे हैं, और वो हमें क्या बता रहे हैं जरा सुनिए। ये आई कैप के जनरल कमेंट्स में से निकाला हुआ है, पिछले 20 साल से वो यही लिख रहा है और हम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे, और पता नहीं क्यों हमारे टीचर्स भी इस पर तवज्जो नहीं देते। देखिए, रीजन फॉर पुअर परफॉर्मेंस एंड फेलियर, पहली जो उसने टॉप मोस्ट दी हुई है वो सिलेक्टिव स्टडी है। ये आई कैप कह रहा है ना मुझे। देखिए मसला क्या है, ये आप हैं, ये आपके पेरेंट्स हैं, ये आई कैप है, ये एग्जामिनर है। अब आपके पेरेंट्स आपको और मुझे पैसे देते हैं, ये टीचर है। जाना आपने ही एग्जामिनर के पास। मैं जितना भी अच्छा कर दूं अपनी परफॉर्मेंस को, कि मैं ये फलां चीज लगा दूं, मैं फलां चीज भी कर दूं, मैं अच्छे से अच्छा हलवा पका के आपको दे दूं, पेपर आपने जाके देना है।
मछली आपने पकड़नी है दोस्त। अब मामला ये है कि ये सपोर्ट कर रहे हैं पेरेंट्स भी और हम भी, और आईकैफ हमें बता रहा है कि पहली वजह है सिलेक्टिव स्टडी। बताइए, मैंने अब तक जो बातें की हैं, मैंने सिलेक्टिव स्टडी का तोड़ क्या निकाला है? मैंने निकाला है रीड स्टडी टेक्स्ट। इसका मतलब है मैं पढ़ तो पूरा रहा हूं, उसने ये तो नहीं कहा कि पूरा याद कर लो, उसने कहा सिलेक्टिव स्टडी करते हैं लोग। हमने उसका तोड़ क्या निकाला है? ये ऑडियो का जरा सा बताओगे जरा, ये मोहम्मद उजैर को ऑडियो का इशू आया है, सारे दोस्तों को आया है तो बताएं जरा। AV123 मनाइल, थैंक यू। उजैर मियाँ को अगर कोई जानता है तो उनको बता दे। थैंक यू बेटा, जजाकल्ला, थैंक यू, जजाकल्ला। तो सिलेक्टिव स्टडी का आपको हमने पहला आई कैप का तोड़ निकाल लिया। दूसरा, लैक ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल। लैक ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब क्या है कि देखिए, आप सीए के पेपर में आंसर कैसे शुरू करेंगे, कैसे उसमें लॉ लिखेंगे, कैसे जो उसने अभी एग्जाम्पल दी हुई थी उसका जवाब देंगे। सुनने में मुश्किल लग रहा है ये सुनने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप ये करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो आपको ये स्किल हासिल हो जाएगी। और जब आपको ये स्किल हासिल हो जाएगी तो फिर मैं देखता हूं कि कौन आपको बेरोजगार रखता है। तो प्रेजेंटेशन स्किल का तोड़ हमने क्या निकाला है? ड्राफ्टिंग, जो गूगल क्लासरूम में हो रही है। पुअर एक्सप्रेशन, जो मैं लिख रहा था वाई वाई, इसका मतलब ये था कि तुम लॉ लिख रहे हो लेकिन पूरी तरह नहीं बता पा रहे मेरी अपनी बात को। भाई अपनी बात को पूरी तरह एग्जामिनर को बताओ। तो अगेन दिस पुअर एक्सप्रेशन इज ऑल्सो फ्रॉम ड्राफ्टिंग। और एक्सप्रेशन कहां से अच्छा होगा? द मोर यू रीड द बेटर यू राइट। क्या थक गए? यूज ऑफ इनकरेक्ट वोकैबुलरी। जब हम रीड ही नहीं करते तो हमें इस बात की परवाह नहीं होती, क्योंकि हमें तो अंग्रेजी आती होती है। तो आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जानते होंगे। तो अब अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मैं कहूं कि एक्सपायरेशन ऑफ कॉस्ट डेबिट, हैंड वॉल को मैं कहूं हाथ पे लगी है, हाथ पे लगी है। क्यों हैंड वॉल बोल रहा हूं मैं? क्यों LBW बोलता हूं मैं? क्योंकि स्पेसिफिक सब्जेक्ट की स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज बनाई गई हैं। तभी तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वरना मैं जो बातें आपको पढ़ाऊंगा वो मैं अक्सर ठेले वालों से पूछता हूं, मुझे सही बताते हैं, लेकिन मैं किसी को नीचा नहीं कर रहा हूं। आपकी वैल्यू इसलिए है कि आप वो टर्म आपको आती है। तो वो टर्म आपको कैसे आएगी? रीडिंग से, क्लास अटेंड करने से। और ये जो लास्ट है नंबर 5, फेलियर टू अप्लाई। अब आपने रट लिया, आपने समझ लिया, आपने रट लिया, मैं बुलाता हूं बेटा, लेकिन आपको जो साइमा और मुस्तजाब का मामला था उस पर लॉ अप्लाई करना नहीं आ रहा। तो ये भी तब आएगा जब आपने एग्जाम्पल्स पढ़ी हुई होंगी और आपने लिखने की प्रैक्टिस की हुई होगी। ये आई कैप के आप जनरल कमेंट्स उठाइएगा, वहां से निकाले हुए। इन चीजों को दूर कर लीजिए, फिर पेपर रुके तो मुझे बताइए। ये मेरी कुछ चीजें हैं जो कि मैं भेजता हूं, जब मैं आपको गूगल भेजूंगा तो वहां पे ये है टोटल टाइम और ये सब चीजें इंस्ट्रक्शंस हैं। इनको खत्म करो, छोड़ो, बस। अब मेरी बातें खत्म हो गई। अब कोई बात पूछनी है, कोई बात करनी है, या कोई बात जो अब तक समझ में आई है वो मुझे बता दें। मुझे ये बता दें कि इतनी देर में आप लोगों को क्या समझ में आया है। मैंने डरा दिया आप लोगों को, या मैंने आपको एक हौसला दिया है कि भाई जब एक काम आप कर रहे हो तो उसको सही तरीके से कर लो। आपका कीमती वक्त, आपके वालिदैन के पैसे, आप एक सही जगह पे आ गए हो। मैं फिर कह रहा हूं कि इस वक्त में आप पैसों से कोई डिग्री नहीं खरीद रहे हो। मैं कोई बात कहना नहीं चाहता हूं, मेरी बात को समझ जाएं। अब पीस ऑफ पेपर आप नहीं लेके जा रहे होंगे 4 साल के बाद मार्केट में। आपके माँ बाप और हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बने, और उसके मुतालिक भी बातें होंगी, वो भी नई नई बातें हम सीखेंगे। लेकिन एक उसका पहलू आज के जमाने के हिसाब से है कि जब 330 रुपए का तेल पेट्रोल डल रहा है, तो मैं किस तरीके से अपनी स्किल से, अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे इस मार्केट इकोनॉमी में अपनी जगह बना सकता हूं। और ये वो टाइम है। मैं माजरत चाहता हूं अगर मैं आपको वक्त से पहले बड़ा कर रहा हूं तो। बात यह है कि देखिए,
आज आप सीरियस हो जाएंगे, कैफ में आप मेरे साथ ये पूरी ट्रेनिंग 4 महीने की लेंगे, कैफ क्वालिफाई करेंगे, फर्म में जाएंगे इसी संजीदगी। अब आपने कैफ तो क्वालिफाई कर लिया किसी भी तरीके से, लेकिन आप उस तरह संजीदा और मेहनत नहीं की। आप में उस लड़के में जो कैफ बड़ी संजीदगी से करके आया होगा, फर्क होगा ना। तो अगर आपको अपना वही लाउबालीपन रखना है, नॉन सीरियसनेस रखनी है, शॉर्टकट्स ढूंढने हैं, तो आपकी मर्जी है, मेरे पास नहीं है रास्ता। मैंने जितना भी लोगों को पढ़ा है, जितनी भी जिंदगी गुजारी है, तो मुझे तो यही पता है कि मेहनत में इज्जत है और मेहनत में आसानी है, और मेहनत करने में मजा भी है। और मेहनत का आपने चैलेंज लिया इस फील्ड को लेकर, और मेहनत और मुश्किल को हमेशा वेलकम करना चाहिए। इधर आप पंच लाइन सुने क्यों? इसलिए कि मेहनत और मुश्किल ही हमें ग्रो करती है। जब मुश्किल नहीं पड़ी तो फिर तो आप साइकिल के साइकिल पे ही रहते ना। आपने मोटरसाइकिल पे मुश्किल हुई तो आपने सीखा ना। आपने जब कोई मुश्किल सामने आई तब आपने वो चीज सीखी ना। तो इसका मतलब है मुश्किल को वेलकम करें। जब भी कोई चीज मुश्किल हो तो उसको वेलकम करें, क्योंकि इसलिए क्योंकि वही आपको ग्रो करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? When the going gets easy, it is downhill. You're going downhill, personality wise भी और अपने इनकम के हिसाब से भी। दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलेंगे। ये मेरा एक दोस्त आया है जो कि पिछले बैच में मेरे साथ था, मुझे बाहर मिले थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो आ जाओ बेटा जरा सा। ये अभी इनका रिजल्ट नहीं आया है और ये हिम्मत करके आ गए हैं, तो अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला इनको इज्जत देगा। और ये कुछ बातें आपसे करेंगे। मैंने सिर्फ इनको ये कहा था कि तुम जब क्लास में बैठे थे उस दिन, और फिर जो आखिरी दिन मैंने क्लास ली थी, उस दरमियान में तुम पर क्या गुजरी और तुम्हें क्या क्या होता कि कोई तुम्हें आके ये बता देता और तुम वो काम कर लेते। तो ये जो भी आप कहेंगे ये अपनी जुबान से कहेंगे, इनकी मर्जी है, और इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं। ये जरा गौर से सुनेंगे बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है और अभी रिसेंट अटैम्प्ट में ही 4 पेपर्स ऑप्ट किए थे मैंने। तो वैसे तो अभी रिजल्ट आया नहीं है और पेपर्स दिए, अल्लाह का शुक्र है, ओवरऑल तो सब अच्छा हो गया। लेकिन क्या कहते हैं, अब मैंने कुछ सीखने को बहुत कुछ मिला है इससे। सीखने को ये सब मिला कि जब पेपर करने बैठा ना तो कितनी चीज़ें ऐसी आ रही थी कि ऐसा लग रहा था, और ये खुशी हो रही थी बल्कि देख के कि अल्लाह का शुक्र है कि कवरेज फुल की थी। क्योंकि कवरेज कैफ के सिलेबस में और ख़ास तौर पर सीए में कवरेज पूरी करनी चाहिए, चाहे अब वो सर तो जैसे पूरी तरीके से पढ़ाई देंगे सबको, और अब इसके अलावा हमारी खुद की जो एफर्ट होती है खासतौर पर जैसे क्लास के नोट्स बनाना और जो सर कहते हैं जम्बील बनाना, वो सबसे मेन पॉइंट्स होते हैं। और हमको अपनी तरफ से जो जैसे स्टडी टेक्स्ट को रीड करना, स्टडी टेक्स्ट को रीड करने से अब जैसे मेरा टेक्स्ट का पेपर हुआ था एक, तो 5-6 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आ गया और स्टडी टेक्स्ट में वो लिखा हुआ है कुछ 5-6 लाइनों का लिखा हुआ है। तो अब मुझे देख के वो हुआ कि सीए मतलब ये कैफ लेवल पे ये लोग इतने अच्छी तरीके से टेस्टिंग करते हैं कि हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ें भी देख कर जानी चाहिए। इसका मतलब फुल कवरेज करके जानी चाहिए चीज़ों की। सबसे पहली बात तो ये पता चली, और अल्लाह का शुक्र की भी कवरेज। इसके अलावा जब पेपर का टाइम था तो सर ने एक वीडियो डाली कि पास और फेल होने से मतलब कोई हम लोगों को गर्ज नहीं होना चाहिए इस तरीके से। तो उस टाइम पे मैंने वीडियो देखी और मुझे ये महसूस हुआ, और उस टाइम पे अब थोड़ा टाइम रह गया था, सिर्फ 1 महीना ही रह गया था मेरे ख्याल से तब। तो उस टाइम पे तो इतना टाइम नहीं था। अगर शुरू से ये मुझे पता होगा ना तो बेहतरीन लेके चलता मैं। और आखिरी में चलो फिर भी पता चला, तो अगर आप लोगों को शुरू से ये पता चल जाए ना कि अगर पास फेल को छोड़कर सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस कर लो, सिर्फ अपनी स्टडीज पर अगर लेकर चलेंगे ना हम लोग, तो पास फेल को भूल जाओगे मतलब। क्योंकि मेहनत करेंगे ना तो अल्लाह करेगा तो सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। बाकी बस अल्लाह के हाथ में बाकी सारी चीज़ें। तो पास फेल को छोड़कर सिर्फ मेहनत पर ध्यान दिया करें, मेरा तो ख्याल यही है। बाकी और ऐसा कोई पॉइंट के कोई और बात आप में से किसी ने पूछनी हो तो इनको याद आ जाएगी। आप कोई बात कहना चाह रहे हो? जब पहला दिन था या उस वक्त क्या ऐसी चीज आप करते, जैसे आज पहला दिन है ना इनका। सही बात, ठीक है। हालांकि ये वो रहे, क्योंकि इररेलेवेंट सवाल बहुत करते हैं लोग, तो मैं सवाल को पसंद करता हूं, लेकिन मैं बताता हूं कि ये रेलेवेंट है कि इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट की वजह से टाइम जाया जाता है, लेकिन इसने पूछना नहीं छोड़ा। ये सबसे प्यारी और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने पूछा, और मेरी बड़ी दुआएं हैं, और बड़ी हिम्मत की है 4 पेपर्स की। और तुम्हारे ख्याल में क्या एक पहली दफा में 4 पेपर देने चाहिए या
4 पेपर्स देने में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, कोई डरने की मसले से बात नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर खुद विलिंग हो तो फिर दे दो बस, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन तो ये खुद विलिंग हो तो, ये बड़ी हल्के से कह दिया। और पहले दिन तुम से लोगों ने क्या सुना? 4 पेपर देने में कोई मसला नहीं, टाइम मैनेज हो जाता है। तुम लोगों ने ये सुना, और मैंने क्या सुना? अगर खुद विलिंग, अब इस खुद विलिंग के अंदर पीछे कहानी छुपी हुई है पूरी, कि खुद विलिंग के लिए उठना पड़ता है सुबह, टाइम मैनेज करना पड़ता है, ओएमएस को मैनेज करना पड़ता है। सिद्दीक भाई और कोई बात करेंगे या? और बस ये कि फोकस के साथ पढ़ें, पहले दिन से ही फोकस अगर अच्छा होगा। जी 4 घंटे के लिए मैंने तकरीबन रोज पढ़ता था, लेकिन 3-3.5 घंटे से ज्यादा तो नहीं। हाँ 4 पेपर में ऐसा क्लास कोई नहीं। अटेंड करना बहुत जरूरी ना। क्लास 100% क्लास के अंदर पूछता रहता था, ये इस जगह पे बैठता था या ये लड़का बैठा हुआ। क्लास में पूछना बहुत जरूरी है ना। जब मैंने कहा ना सारा काम तो एसी है, तो तुम क्लास में बन रहे हो। थैंक यू। हम तो क्लास में याद कराते हैं, बस मेन काम तो ये है। और कितनी असाइनमेंट जमा कराई थी तुमने? असाइनमेंट सारी जमा कराई थी मेरी। और कितनी असाइनमेंट पास हुए? एक भी नहीं। तो फेल होना आ गया ना, फेल होना आ गया। मैं चुन के देता हूं, असल में मैं चुन के देता हूं, मेरे पास फेल होने का मसला ही कोई नहीं है ना। थैंक यू सिद्दीक भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो भाई अब मेरा ख्याल में पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी, इसके अलावा तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो फिर यही है कि मैं दिल खोल के दिखा दूं तो अंदर से फिर जो है को आर्टरीज बंद होंगी, तो फिर स्टंट स्टंट डालने लग पड़ेंगे। अच्छा, अब मैं क्लास का टाइम अभी है घंटा पूरा। तो जैसा कि मैंने बताया है, ये देखो, ये एक सब्जेक्ट है, ये मेरे दिल से बड़ा करीब है, जो लीगल सिस्टम है। ये इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम है। ये मुझे बहुत ज्यादा मुझे शौक है इसको पढ़ाने का, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ये बातें आप लोगों को बताता हूं तो आपको पाकिस्तान के सारे हालात बहुत अच्छी तरह समझ में आना शुरू हो जाते हैं। फिर आप किसी की तरफ नहीं होते। हम अभी मुझसे अहमद रजा साहब ने पूछा कि आप किसकी तरफ हैं, तो मैंने कहा कि मैं लॉ की तरफ हूँ, मैं पाकिस्तान की तरफ हूँ। जो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा हम उसकी तरफ हैं। हाँ बेशक वो तो फिर लाइकनेस डिसलाइकनेस और आपको होता है कि भाई कौन आपके ख्याल में बेहतर है, वो एक अलग चीज है, लेकिन हम कानून के साथ खड़े होते हैं। तो आपको असल में अब जो कानून पढ़ने से फायदा होगा, आप देखेंगे। अच्छा, ये जो अभी पूरी सुप्रीम कोर्ट की दिखाई थी इन्होंने कार्रवाई, आप में से कुछ लोगों को इसमें इंटरेस्ट है या नहीं? किसी ने भी नहीं देखी है? आपने देखी? कितने लोगों ने देखी? अच्छा, कितने लोगों को इसमें इंटरेस्ट है? किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है? ये क्यों नहीं है भाई? आप तो वोट डालेंगे ना। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कितने लोगों को इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स से तो इंटरेस्ट है ना। तो ये तो चलो, थोड़ी देर देखा था सईदा फातिमा, तो मुझे मौका लगेगा तो मैं इंशाल्लाह अच्छा, हम यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, हम लॉ की बात करेंगे। और वो कोर्स में रहते हुए भी, और अगर कोर्स के अलावा भी कोई बात करनी हो तो आप क्लास के बाहर हम बात कर सकते हैं। क्लास के बाहर बात कर सकते हैं, क्लास के अंदर हम कोर्स में ही रहेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, मैं थोड़ा सा ना ऐसे ही बस, ताकि तुम लोगों को एक देखो ये, अच्छा मैं समझाने के लिए बता रहा होता हूँ, मिसाल में दे रहा होता हूँ, ताकि चूंकि अक्सरियत मुसलमान लोगों की होती है, तो इसलिए मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे हम जब हम पीछे जाते हैं तो सुन्नत और कुरान के लिए तो हम जाते हैं तकरीबन 1450 साल पीछे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। और हम वहां से फिर शुरू करते हैं, और जब हम इस्लामियत पढ़ते हैं तो हम उससे प्री पीरियड को भी देखते हैं। आप समझ गए ना? ये मैंने मिसाल इसलिए दी है कि जैसे आज की तारीख है 20 सितंबर और 2023, तो एक्चुअली ये जो हम लॉ पढ़ रहे हैं, ये इसकी तारीख आती है 1015 से। अब ये 23 से पहले आपको सीधा ले जाता हूं, यानी कि 1947 में एक इंडिया बन रहा है और एक पाकिस्तान। सही है ना? ये आपने पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ा हुआ होगा कि एक इंडिया एक्ट 1935 होता था। ठीक है ना? ये आपने पढ़ा हुआ है। किसी कायद आजम एक बैरिस्टर थे, इल्लामा इकबाल भी एक बैरिस्टर थे। बैरिस्टर क्या होता है ये सब आपने पढ़ा, मजलिस कानून साज असम्बली, लेजिस्लेटिव असम्बली, ये सब आपने सुना हुआ है ना। तो ये पाकिस्तान चलेगा कैसे?
तो एक्चुअली यहां पर अंग्रेज थे और अंग्रेजों ने जो है वो अपना लॉ दिया है, और यहां पे चूंकि मुसलमान ज्यादा रहते हैं तो मुसलमानों का भी लॉ है। यानी ये सारा चक्कर क्या है भाई, ये जो सब कुछ चल रहा है ना, ये किसी कानून के तहत चलेगा। अब पाकिस्तान किस कानून के तहत चलेगा तुम्हारे ख्याल में? चलो यहां से बात शुरू करते हैं। हाँ भाई, है बेटा, किस कानून के तहत चलेगा मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसे सो नहीं बताओ। ये फजल अब्बास एक हैं, ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, पाकिस्तान चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो पहला सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? सवाल है ना यार, हैं? असेंबली ने बनाया। ठीक, अभी तो रूल कच्चा कच्चा कर लेते हैं ना। हुआ ये था कि 1971 में, जैसा कि आपको याद होगा, आपको कैसे याद होगा, अब अगर आपने पढ़ा होगा तो एक होता था ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बन गया बांग्लादेश, और एक वेस्ट पाकिस्तान जो कि रह गया पाकिस्तान। अब ये बात याद रखिएगा कि एक है हिस्ट्री, एक है पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है ना, पॉलिटिकल साइंस भी एक सब्जेक्ट है, और इसी तरह है लॉ। लॉ की भी एक कानून है ना, अदालतें बनी हुई हैं, वकील बने हुए हैं, हिस्टोरियंस हैं, तो बहुत सारे लोग हैं ना। इसी तरह मजहबी तालीम वाले भी लोग हैं, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने भी साथ दिया था कायदे आजम का। तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, तो एक जो असेंबली बनी, जो असेंबली अब रह गई, जिसके पीपल्स पार्टी एक जमात है, जिसके सरबराह जुल्फकार अली भुट्टो थे, तो वो और दूसरा सारी पार्टियों ने मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि पाकिस्तान जी ऐसे चलेगा। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो चुकी हैं कोई 26, मेरा ख्याल में 26 अमेंडमेंट्स कहते हैं। हम ये क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम लॉ के सब्जेक्ट में है ना, तो अब हमें पता चला कि पूरा पाकिस्तान किस लॉ के तहत चल रहा है। बोले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या करता है कि जैसे तुम्हारे एक अब्बा हैं, एक तुम्हारी अम्मी है, अगर तुम्हारे भाई बहन बड़े हैं, तवज्जो से सुनो, ये एक एक बात इंपॉर्टेंट है, जरा तवज्जो करेंगे जी बेटा। नहीं, पार्लियामेंट अभी ये पूरा पढ़ा हुआ मुझे ना बताओ, फिर मेरे सामने बोलने में एक परेशानी होती है। पूछो क्या? अब ये लिख रहा है पार्लियामेंट, मैं कहूंगा पार्लियामेंट क्या होती है? यानी तुम्हारा वास्ता एक इंतहाई ना जानने वाले, मैं नालायक बोलता हूँ तो लोग बुरा मानते हैं कि सर अपने आप नालायक तो ना कहें। भाई मैं हूँ, मेरी मर्जी, में नालायक बोल रहा हूँ अपने आप को। तो अब चूंकि मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो एक तो बड़ा भी हूँ, फिर ऐसे मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारी उम्र का ही हूँ, तो मैं उसी रवानी में बोल रहा हूँ। तो लोग कहते हैं यार शक्ल देखो और बातें देखो, तो बाज़ दफा मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे फिर ये याद रखना पड़ता है कि ओहो आई एम 60+। तो भैया हुआ ये कि पार्लियामेंट हम बाद में बात करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि पाकिस्तान में एक लोग होंगे, LEGIS, लेजिस्लेचर। क्या होंगे? अब ये जो हमारे यहाँ एल से शुरू होने वाले सारे नाम हैं, इनका मतलब लॉ होगा, लीगल लॉ, लॉ लॉ। अभी जो बहस हो रही थी ना सुप्रीम कोर्ट में, वो इस लफ्ज पे भी बहस हुई है कि एक्ट और लॉ में क्या फर्क होता है। पता है तुम्हें? इतनी जबरदस्त, ये अभी तुम्हें सिखा दूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही थी वो भी तुम सीख लोगे। अच्छा जी, लेजिस्लेचर, तो पूछे ना कोई, कोई तो मेरे जैसा भी होगा कि सारे लायक आ गए इस क्लास में। भाई तुम में से जिसको नहीं पता वो LEG लिखकर क्वेश्चन मार्क ना लिखे, बल्कि आई भी लिख दे साथ, वरना मैं कहूंगा ये लेग लेग क्या लिख रहा है। तो टांग ना अड़ाओ बीच में। भाई ये जो भी साहब हैं जो पढ़े लिखे हैं वो ना लिखें, वो लिखें जिनको नहीं आता, जो पहली दफा ले रहे हैं क्लास। तो लेजिस्लेचर कौन पूछ रहा है? तो कुक कौन होता है? कुक,
बैट्समैन है इंग्लैंड का। अरे भाई वो नहीं, खाना पकाने वाला। तो लेजिस्लेचर कौन होगा? लॉ बनाने वाला। ये जबरदस्त, देखा ना आपके, ये क्लास समझ आ रही है। कह लें कि भाई लॉ बनाएंगे ये लोग। अब कैसे बनाएंगे? किचन तो है नहीं, कहीं बनाएंगे, उसका नाम है पार्लियामेंट। तो ये पी से कौन बने? पी से पाकिस्तान है, और पी से कौन बनता है? बोलो प्रेसिडेंट। पी अभी प्राइम मिनिस्टर में पीएम होता है, पी से कौन बना? प्रेसिडेंट। PRESIDENT, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? बोलो लॉ बनाते हैं। नहीं वो तांगा गाड़ी में बैठते हैं, वो वाली जो होती है ना जिसमें, ओ भाई वो नहीं पूछ रहा हूं, यहाँ पे लॉ की बात हो रही है, फोकस यहाँ रखो। तो प्रेसिडेंट कौन सा लॉ बनाते हैं? उसका नाम है चिकन बिरयानी। और हर चीज का नाम है ना, ऑर्डिनेंस। ये क्या होता है भाई? पूछो ना, जो जिसको नहीं आता वो पूछे। जो लॉ प्रेसिडेंट लाते हैं वो ऑर्डिनेंस है। अब इसकी पूरी एक कहानी है कि प्रेसिडेंट क्यों लॉ लाते हैं, ये सब पढ़ेंगे ये हमारे कोर्स में। अभी तो सिर्फ नाम याद करें ना भाई, अभी तो हम मालूम कर रहे हैं उनके अब्बा का नाम ये है, उनकी अम्मी का नाम ये है। अभी तो घर वाले जाएंगे मिठाई विठाई लेके, अभी पहले दिन ही बस चले बस बताएं तारीख क्या रखी है, ये नहीं होता है। अभी पहले मालूमात की जा रही है। तो प्रेसिडेंट हो गए। अच्छा, इसके बाद आपने सुना होगा SENATE। ये क्या है? इसको हाउस भी बोल सकते हैं, बॉडी भी बोल सकते हैं, अपर हाउस ये भी बोल सकते हैं, ये हमारे कोर्स में है। तो सेनेट क्या है? बोलो लेजिस्लेचर है। कानून बनाएगी ना, नहीं तो और क्या बनाएगी? वहां हलीम बनाएंगे, उनकी कैंटीन में बनता होगा। दूसरा है नेशनल असेंबली। क्या है? जरा लंबा पढ़ा दिया, हालांकि कम ही पढ़ाना चाहिए था। नेशनल असेंबली क्या है भाई? लोअर हाउस तो है, बोलो लेजिस्लेचर है। ये भी कानून बनाएंगे। अब इनके कानून को आप बताऊंगा किनके दोनों मिलके बनाते हैं ना। अम्मी और अब्बा के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता भी और नहीं भी होता। अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर सही रहेंगे बच्चे, और अगर नहीं होगा तो गया काम से। अब आप कौन इनमें से अब्बा है कौन सी अम्मी है ये नहीं बोलना है, मिसाल देकर समझाया जा रहा है। हाँ तो नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा आज के जमाने में। तो सेनेट जो है ये भी लीगल लेजिस्लेटिव बॉडी है। क्या है? अब आ जाओ अपने सूबे पे। सूबा भी होता है ना, सूबा हमारा हमारा सिंध। तो गवर्नर साहब जो हैं वो सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि मैं बाल कहां से कटाता हूं, वो गवर्नर साहब जो हैं वो भी ऑर्डिनेंस लाते हैं। और इसी तरीके से आ जाइए प्रोविंशियल असेंबली। अब इलेक्शन आएंगे, वो लोग कहते हैं वाकई ये लोकल हालात के हवाले से जरा मैंने जोक किया भाई। जब भी इलेक्शन आएंगे तो तुम में से जो भी अब 18 साल का हो चुका है, जो तो अभी सीधा मेडिकेयर से यहीं आया है तो उसका तो रहने दो, लेकिन जो 18 प्लस का है उसको 2 वोट डालने पड़ेंगे। कहां रहते हो तुम? लियारी जो उसका नजदीकी एरिया होगा ना, वो तुम्हारा एक होगा, कहलाएगा प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंस का नुमाइंदा तुम उसमें से इलेक्ट करोगे, तुम वोट डालोगे जाके। नहीं अभी थोड़ी, पिछला भी डाला है वो। तुम क्या मेरी उम्र के हो? अच्छा लोकल बॉडीज में डाला ना, वो अलग है। वो लोकल बॉडीज की बातें अलग बताएंगे। अभी तो हम बता रहे हैं नेशनल जनरल इलेक्शन की। और एक आप वहां से अपना बंदा भेजोगे नेशनल असेंबली, वो इस्लामाबाद जाएगा। तो आप दो लोगों को वोट डालेंगे आप समझ गए। अब वो आपकी मर्जी, आप जिस पार्टी को भी डालें उससे हम यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो फिर गलत हो जाएगी ना बात। हम तो लीगली बात कर रहे हैं। तो ये तकरीबन अगर किसी को नहीं मालूम है तो आने वाले वक्तों में हम ये बस पे मजीद बात करेंगे। मैंने वो उसका वो खोला हुआ ही नहीं है। चलो भाई अब जल्दी से बता दो ताकि तुम लोगों को भी अल्लाह हाफिज करें। यहाँ तो हमने भाषण दिए रख रख के, भाइयों के कानों से धुआं निकल रहा है। वे यार कितना बोलते हैं, अल्लाह माफ करे यार। तो अब अगली क्लास में इंशाल्लाह, हेलो हेलो हेलो, जो लोग भी क्लास में बैठे हैं वो अपना प्रेजेंस तो दे दो भाई। तुम्हारे लिए लाइन पे लगाया है फजल अब्बास और मोहसिन अहमद सिद्दीकी, कुछ भी नहीं पढ़ाया है। अब अगली क्लास से पढ़ाई शुरू होगी, और वो उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन आज पढ़ा दी है, समझ में कुछ नहीं आया
पूछो क्या पढ़ाया, बोलो एग्रीमेंट इनफोर्स, अभी कुछ सीख के तो जाओ, बोलो पढ़ाया ही नहीं कुछ तो, बोलो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, बोलो ना, यानी ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ इन्फोर्स करे। इसका मतलब है कुछ ऐसे भी एग्रीमेंट होंगे जिन्हें लॉ इन्फोर्स नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे मैं तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा तो तुम लोगों ने कहा कल हम आपके लिए केक लाएंगे, अब हम फौरन तैयार व्यार होकर खाना भी नहीं खा के आए, तुम लोग केक नहीं लेकर आई, हालांकि एग्रीमेंट तो हो गया था, एग्रीमेंट हुआ था ना, तुमने बोला केक लाएंगे आप खाना नहीं खा के आइएगा। तो लड़कों से तो तवक्को ही नहीं है ना, इसलिए उम्मीद इस पे इस तरफ देख के कर रहा हूँ। तो अब नहीं, मेरी मेहरबानी, मैं लड़का मैं रहा हूँ 5 साल हटा दो तो 55 साल से मैं लड़का हूँ, तो लड़के का तो मैं ऊपर से नीचे 1 मिनट में बता दूंगा, लड़की मैं कभी रहा नहीं, इसलिए मुझे कभी नहीं पता चला कि लड़कियां कैसी होती हैं, इसलिए मैं अगर कुछ गलत बात कर दूं माफरत चाहता हूँ, क्योंकि भाई लड़कियां तो अलग अलग ना, अम्मी अलग, भाभी अलग, बहन अलग, बीवी अलग, बच्चियां अलग, बेटियां अलग, जो रिश्तेदार होते थे वो, ये असल में ना इन लोगों का ना इनका इनका होता ही है कि अब आज के जमाने में हो गया कजन, हमारे जमाने में होता था मामूजाद बहन, चचाजाद बहन, कजन हम लोग कहते थे कजन वो जो कोई नहीं होता वो कजन होता है। अब मैं कहीं जाता हूँ तो अब मुझे कोई अब आ गया मिलने के लिए, हसलान सर, वालेकुम अस्सलाम, अच्छा पहचान लिया उन्होंने, देख लिया सर, देख लिया, हाँ कजन है, मैं समझ जाता हूँ भाई कजन का मतलब जो कोई नहीं है वो कजन है, तो मैं हाँ ठीक है थैंक यू ओके अल्लाह हाफिज। तो अब मामला ये हुआ कि जैसे ये अब नहीं लेकर आई तो मैं इनको अदालत में तो नहीं ले जा सकता ना क्योड, इसका मतलब है ये एग्रीमेंट है लेकिन ये इन्फोर्सेबल बाय, कैसी जबरदस्त बात हो गई। अब चोर से आपने मोबाइल खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया, बोलो कर लिया, उसने पैसे ले लिए और आपको मोबाइल नहीं दिया, तो अब आपके कोर्ट में जाके बोलेंगे कि मैं चोरी का मोबाइल खरीद रहा था। इसका मतलब है कि कुछ सोशल एग्रीमेंट है, कुछ इलीगल एग्रीमेंट्स हैं, तो आपको कौन से चाहिए, सोशल थोड़ी चाहिए, आपको लीगल एग्रीमेंट चाहिए, जिसके लिए जो भाई ने बताया था कि कोर्ट में जाना पड़े। भाई एक चीज सिखाइए कि एग्रीमेंट बहुत सारी किस्मों के हैं, उसमें से वो एग्रीमेंट बोलो ना जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, यानी इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब जिनके लिए आप लॉ के पास जा सकें। अच्छा बस एक आखिरी बात बता के जाओ, यही पढ़ा दिया हमने, क्या बताओ, बताओ कॉन्ट्रैक्ट बड़ी टर्म है कि एग्रीमेंट बड़ी टर्म है, बस कॉन्ट्रैक्ट से इंप्रेस हो गया आप, ये एक तो इंप्रेस होना छोड़े यार, अरे भाई बड़ी बड़ी ज्यादा हुजम में, एग्रीमेंट बड़ी टर्म है ना, और यार इलीगल एग्रीमेंट भी उसी में शामिल है, सोशल एग्रीमेंट भी उसी में शामिल है, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले एग्रीमेंट है वो भी इसमें शामिल है। असल में तो बड़ी टर्म एग्रीमेंट है, वो शायरी में कहता है कि जेनस ऑफ विच द स्पीशी, वो कहता है काइंड है कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ, तो एग्रीमेंट इसीलिए तो वो पहला जुमला था, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, अरे बोल लो ना यार, बोल लो मतलब कुछ तो लगे पढ़ा के कहें, ऐसे नहीं बोलना होता, हमारी नकल उतार रही होती है। तुम जो काम तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छे सिखाए हैं ना वो हम बिल्कुल इंशाल्लाह बराबर कर देंगे, अब तो आए हो तुम बिगड़ने के लिए हमारे हाथों में। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऐसे नहीं सुर को खींचे, ये bird of same feather flock together, decent, oh yes, all contracts are agreement but all agreements are not contract, इस तरह नहीं पढ़ा सकते, इस तरह पढ़ाते होते तो 35 साल से नहीं पढ़ा रहे होते। तो बहरहाल अभी आज तो कुछ थोड़ी पहले हिस्से में थोड़ी संजीदा बातें हुई हैं, ये हमने आज अपने ज़मीर को मुतमईन किया कि बच्चों को कुछ सिखा दिया, अगली क्लास में मुलाकात होती है, जज़ाकल्लाह, आने बैठने सुनने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको संजीदगी के साथ कैफ 4 का पेपर बिजनेस लॉ शुरू करेंगे। आज असल में हमने खेली है क्रिकेट खेली है ज़मीन पे, तो हम बनाते हैं पहले विकेट और उसके बाद बारिश हो जाए फिर गड़बड़ हो जाती है, उसके बाद फिर हम खेलते हैं क्रिकेट। तो आज हमने आपका एक जहन बनाया कि भाई अगर आप इस तरह की मेहनत करना चाहते हैं तो फिर हम आपके पास हैं, हर तरह से आपको मदद करेंगे और अगली क्लास से इंशाल्लाह अटेंडेंस भी लेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपके नाम याद हो जाएं। ड्राफ्टिंग सिर्फ उसकी चेक करूंगा जो रेगुलर होगा, धमकी तड़ी बिल्कुल साफ, किसी और की ड्राफ्टिंग में चेक बैक नहीं करता, जिसको मैं नहीं पहचानूंगा जो रेगुलर नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, जीते रहें खुश रहें। और जाते जाते आखिरी बात, जो भी आपके दिल में अच्छे ख्यालात आए हैं उसके लिए अल्लाह से मांगें कि अल्लाह ताला ये जो सोच आई है इस पे मुझे कायम दायम का, ठीक है, वो जैसे वो लोग मांगते थे या का नाबुदू, मैं कहता हूँ ए देना सिरातल मुस्तकीम मांगा करें, अल्लाह सीधे रास्ते पे चला। ओके बच्चों, जज़ाकल्लाह, ओके अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह लिखें, जज़ाकल्लाह लिखें, सॉरी फॉर इंटरप्शंस, अब क्लास इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों।
और कोई बात पूछनी हो तो मैं, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो अपना नाम ऑनलाइन लिख के और फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे फजल है, मनाहिल है, ये लोग जो आज आ रहे हैं, अगर कोई भी बात हो तो मुझसे ऑनलाइन पूछ सकते हैं। कोई पढ़ाया नहीं है, अब पढ़ाएंगे। वो बस बीच में ऐसी बातें कर रहे थे अपनी। ओके बेटा, मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।